हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम देखेंगे साइमन कमीशन, एक तृतीय भाग है। तो दो भाग पॉलिटी का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्वों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। आगे देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे ने क्या किया, एक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और अंगल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुनः की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। अब देखते हैं सबसे अति इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक है, भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 20 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं, चलिए इसका विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी इस 1935 में विशेषताएं थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रिवायतों को एक तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसे शामिल होने से इनकार कर दिया था। दूसरी विशेषता इसमें है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में यह कर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरी विशेषता, इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार से प्रतिबंध थे। पांचवा इसकी विशेषता जो है, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। छठी विशेषता, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। सातवीं विशेषता, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। आठवीं विशेषता, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नवीं विशेषता, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2
या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। 10वीं विशेषता और अंतिम विशेषता इसका है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। देखिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन हो, एक तरफ मुस्लिम लोग हों और एक तरफ भारत हो। उसी के फलस्वरूप ये भारत और पाकिस्तान जो है बने थे। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। देखिए इसके अनुसार यही था कि उन राज्यों में संविधान लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसे माउंटबेटन योजना का नाम से दिया गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अधिनियम की विशेषताएं देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या क्या विशेषताएं उसको देखते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है कि कौन से योजना के तहत, किस अधिनियम के तहत यह घोषणा हुआ था कि भारत संप्रभु राष्ट्र हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने दूसरा इसकी विशेषता जो है, इसने भारत को विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ने अलग होने की स्वतंत्रता। इसने भारत को विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों पर गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी राष्ट्र कानून को समाप्त करके कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून में ब्रिटेन भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियायतों पर ब्रिटिश संप्रभु की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही इसने भारतीय रियायतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे वे भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख
नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती थी जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए राष्ट्र स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से दोस्तों जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, हिस्टोरिकल बेसिस, वो जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।